सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। मैं आज नोएडा में हूँ और मेरे साथ हैं रजत जी। रजत जी, थोड़ा सा अपना परिचय दें पहले। मैं रजत त्रिपाठी हूँ और पिछले लगभग 9 वर्षों से मीडिया में सक्रिय हूँ। तमाम संस्थानों में काम कर चुका हूँ। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर के संस्थान के अंदर तक तमाम जो है काम वो मैंने कर रखे हैं। रजत सर, ये बताइए आप, क्योंकि हमारी टीम मुस्कुराते भारत पर काम कर रही है और बड़े छोटे शहर से हमने ये अभियान शुरू किया है। आप जैसे लोगों को का लगातार प्यार मिल रहा है, उसी वजह से आज मैं यहाँ नोएडा में खड़ा हुआ हूँ और आगे भविष्य में भी आप जैसे लोगों से ये प्यार मिलता रहे, ये उम्मीद करता हूँ। जिस गांव से आप निकले, जी। जिस पूर्वांचल से आप निकले, हम्म। कितने सपने सच हुए हैं आज जहां आप खड़े हुए हो? सर देखिए, सपनों का तो कोई अस्थायी विराम होता नहीं है। सबसे पहले तो आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, आपके संस्थान को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। खासकर मुस्कुराता भारत, ये एक ऐसा विषय है जिसपे शायद आज के समय चर्चा हो रही है, क्योंकि आप देखिएगा दिन प्रतिदिन मनोचिकित्सक बढ़ रहे हैं, मनोरोगी बढ़ रहे हैं और लगातार डिप्रेशन में जाने वालों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। वो जी। किस्सा बहुत मजेदार है। मैं चाहता हूँ, मैंने कभी कभार अपने मित्रों में साझा किया है, लेकिन कभी किसी प्लेटफॉर्म पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर वो मैंने साझा नहीं किया। एक साध्वी है परमार्थ निकेतन की, आप जानते होंगे, अमेरिका से ताल्लुक रखती हैं वो। 2018-19 की बात है, प्रयागराज में अर्धकुंभ लगा हुआ था। संजोग से मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। परमार्थ निकेतन के शिविर में मेरा जाना हुआ और वहां उनसे मुलाकात हुई, इंटरव्यू भी हुआ, साक्षात्कार हुआ और शाम को हम गंगा के किनारे बैठे थे। दिन ढल चुका था और मैंने उनसे सवाल पूछा। मैंने कहा, आज जब भारत के लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, और आज से आप तकरीबन 25-30 साल पहले आपने भारत को क्यों चुना? जबकि हमारे ही देश के लोग हमारे देश को कहते हैं यार गंदा है, पुराना देश है, सांप पकड़ने वालों का देश है, जाहिलों का देश है। तमाम लोग, हमारे वहां के लोग कहते हैं ऐसा, बहुत से लोगों ने कहा है। और लोग यूरोप और अमेरिका की तरफ रुख करते हैं। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, वो जवाब आपको सुनना चाहिए। वो जवाब ये था, उन्होंने कहा कि मैं पीएचडी कर रही थी अमेरिका की एक बड़े यूनिवर्सिटी से, और कुंभ लगा हुआ था उस समय भारत में। बोले, जब मैं गई वहाँ, मैंने रिसर्च के लिए मैं भारत आई, मैंने बनारस घूमा, मैंने प्रयागराज घूमा, और बोली जब कुंभ के वो दृश्य मेरे आंखों में बस गए। वो दृश्य क्या थे? बोली कि माघ की ठंडक। मैं आपको माघ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिनको पता होगा, कुंभ लगता है वो माघ का महीना होता है, जनवरी का। आपके अगर साधारण शब्दों में बता दें, जनवरी, आपको पता है कि कितनी ठंड पड़ती है। उन्होंने कहा, मैंने हजारों लाखों की संख्या में महिलाओं, बुजुर्गों और तमाम लोगों को मैंने देखा कि नंगे पांव हैं, उनके पांव में न चप्पल है न जूते हैं, और वो गंगा की तरफ जा रहे हैं, और हजारों लाखों का झुंड जा रहा है, आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। और उस समय आप सोचिए कि आज से 25-30 साल पहले जब वो इस दृश्य का वर्णन कर रही होंगी, तब पुलिसिया मैनेजमेंट भी कितना अच्छा रहा होगा। उस समय शायद संख्या ना लगाई, लेकिन उन्होंने कहा, जब मैंने इस देश के लोगों के चेहरे पर जो मैंने तेज देखा, वो मैंने अमेरिका के किसी करोड़पति के चेहरे पर नहीं देखा। और शायद आज यह देश, जो उन्होंने अमेरिका के लोगों, तमाम करोड़पति और अरबपति लोगों के चेहरे पर वो सिकन देखी थी, वो चिंतन देखी थी, वो चिंता देखी थी, आज वो इस देश में घर कर गई। उन्होंने तो भारत को अपना लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम भारत को अपनाने से दूर रहे। हम इतनी भौतिकतावादी में बह गए कि हमें लगता है कि सपने, ऐसे सपने होते हैं बहुत से लोगों के जो सिर्फ भौतिकतावादी में है। अच्छा घर होना, अच्छी गाड़ी होना, शायद अच्छा पति पत्नी मिलना, लेकिन अब अच्छा की परिभाषा में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरा मानना है, वस्त्र होता है शरीर ढकने के लिए, भोजन होता है पेट भरने के लिए, लेकिन जब सपनों की बात आती है तो आजकल सपनों की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे 60 रुपए की थाली भोजन करिए, आप चाहे 4 रोटी खाइए, और चाहे आप 20,000 की थाली खाइए, उसमें कोई विशेष फर्क नहीं है, वो आपका पेट ही भरेगा। सर, आपको कहीं लगता है कि ये नजरिया का फर्क हुआ है? बिल्कुल सर, नजरिए का फर्क हुआ है। नजरिए का फर्क इसलिए हुआ है सर, उसका बहुत बड़ा कारण है हमारी न्यूक्लियर फैमिली। आज से जैसे मैं और हमारे अंशुमान जी या जितेंद्र भाई हमारे, इवन आप, जब जिस परिवेश में हमारा आपका बचपन गुजरा है, वहाँ परिवार में, किसी भी परिवार में 10, 15, 20 लोगों के सदस्यों से संख्या कम होती ही नहीं थी। आप ये मान के चलिए कि दादा है, दादी है, चाचा है, चाची हैं, सबको अधिकार था, वो अपने बच्चों जैसा अधिकार मानती थी। लेकिन जब से न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि अब पति पत्नी और बच्चे, और उसमें भी अब आप देखिए कि पति पत्नी अपने बच्चों को कितना वक्त दे रहे हैं, क्योंकि वो पूरा समय तो धन कमाने में लगा रहे हैं। बच्चे का पालन पोषण एक आया कर रही है। बहुत सारे घरों की जो आर्थिक तौर पर समृद्ध है, उन घरों की ये दशा है।
और इसकी वजह से बच्चों में जो संस्कार डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनको बचपन से ही लगता है कि माँ बाप सिर्फ पैसे दे रहे हैं, जीवन का महत्व तो सिर्फ पैसे से है। अब आप, ये उन माँ बाप के लिए भी संदेश है कि अगर आप बचपन में सिर्फ बच्चों को पैसे से अगर आप उनका पालन पोषण कर रहे हैं, पैसे दे करके, तो बुढ़ापे में वो भी सिर्फ पैसे देंगे, क्योंकि आपको सिर्फ जो है पैसे दिख रहे हैं। तो उनके दिमाग में हमेशा भर गया है कि यानी पैसे सब कुछ संभव हो सकता है। तो वो भी जब आप बूढ़े होंगे तो वो भी आपको वक्त देने की जगह आपको पैसा देने प्रायोरिटी रखेंगे। आपको रजत सर, आपको कहीं ऐसा लगता है या आपकी नज़र में कि जो प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, इससे लोगों का नजरिया बदला, कहीं ना कहीं लोगों में मुस्कान दी? एक दूसरा, आप जैसे युवा पत्रकार जब उस महाकुंभ में गए तो आप लोगों ने पत्रकारिता से हटके कितना भारत को मुस्कुराते हुए देखा उस महाकुंभ में? भारत को देखा और बाहर के लोगों को देखा। महाकुंभ ना अपने आप में कहें वो यूनिवर्स था। आप इमेजिन करिए, भारत, चाइना और 2-4-10 देशों को छोड़ दीजिए, 2-3 देशों को और छोड़ दीजिए, जितनी आबादी वहाँ आई उतनी पूरी दुनिया में किसी की आबादी नहीं है। किसी देश की आबादी 5 करोड़ 7 करोड़। आप देखिएगा रेप की कंट्री का आप जब लिस्ट निकालिएगा तो उसमें टॉप 10 में 8 डेवलप्ड कंट्री है, और उन डेवलप्ड कंट्री में यूएसए भी है सर, स्वीडन भी है। आप सोचिए छोटी छोटी कंट्रीज हैं, लेकिन उस छोटी सी जगह में आप इमेजिन, मैं बार बार मैंने कई दफ़ा ये चर्चा भी की है, मतलब दुनिया में 200 से ज़्यादा देश, 200 से ज़्यादा देशों में एक भारत में लगभग 28-29 राज्य, ठीक है। उन राज्यों में एक उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश में 15-16 बड़े शहर, उन बड़े शहरों में एक प्रयागराज, और उस प्रयागराज के सिर्फ एक हिस्से में वो कुंभ लगता है, और वहाँ तकरीबन 45-50-60 करोड़ लोग आ जाते हैं। और कुछ अगर छुटपुट घटनाएं अगर हो गई, उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन पांचवा बड़ा देश कह रहे थे कि हाँ, 5वां बड़ा देश बन रहा था। और उसने सर अपने आप में एक वर्ड बना, और सबसे बड़ी बात, एक किया इस देश को, एक किया। मतलब इस देश में शायद ही मतलब कोई ऐसा समागम होगा जिसने एकता के सूत्र में इस देश को पिरोया हो। आप, ना कोई जाति का बंधन, ना कोई धर्म का बंधन। और हम तो कहते हैं कि हमारे जो सनातन और हिंदुत्व के लोग हैं ना, वो दुनिया के सभी धर्मों का सम्मान करते हैं सर। और उसका एक और उदाहरण आपको दे देता हूँ। इकलौता हमारा मतलब सनातन धर्म ऐसा धर्म है ना, आपको पूजा करने का भी अधिकार है, छूट है सर, डेमोक्रेसी है। हनुमान जी करनी हनुमान जी करिए, राम जी की करनी है राम जी करिए, दुर्गा जी करना नहीं करनी है कोई दिक्कत नहीं। घर पे सर बहुत से लोग कुल देवी बना लेते हैं। मतलब इतनी डेमोक्रेसी, और वो डेमोक्रेसी, वो एकता, वो सब सर प्रयागराज कुंभ में देखने को मिला। और एक मुस्कुराहट दिया लोगों के चेहरे पर, क्योंकि वहाँ कोई भेदभाव नहीं था सर। रहे सर, एक क्वेश्चन में, सॉरी आपको रोक रहा हूँ बीच में, मुझे आप एक बात बताइए, क्योंकि मैं स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूँ और लोगों से स्वतंत्र रूप से विचार ले रहा हूँ, क्या लगता है आपको कि मीडिया जगत ने जिस समय महाकुंभ चल रहा था उस समय बहुत बड़ी कवरेज हुई, क्या उस कवरेज के बाद से हम कोई इस तरह की कवरेज बना सकते हैं उन यादों को याद करते हुए, और लोगों पे दोबारा से वही मुस्कुराहट दे सकते हैं? ये हमारी मीडिया की कहीं ना कहीं कमी रही है क्या आपके एक युवा पत्रकार के रूप में? मैं मीडिया में काम करते हुए कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ। शायद ये कहना मतलब मेरे लिए मुश्किल भी है, लेकिन कहते हैं अगर वो मुश्किल है कोई चीज़ कहने में तो कह देना चाहिए। इसलिए कह देना चाहिए सर, मीडिया आज के समय में व्यूज पे चल रही है, पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं चल रही है, उस पे व्यूज पे चल रही है। दूसरी चीज सर, मैं फिर रोकूंगा, सॉरी, कि अगर हम उस प्रयागराज के महाकुंभ पे एक सीरियल डालें, एक 10 मिनट का समय हर हफ्ते दें, कोई भी मीडिया हाउस, क्या लगता है उस पर व्यूज नहीं आएंगे? एक दुख की बात ये भी कह दूं सर, जनता भी सर करंट चीजों के साथ पे चल रही है। प्रयागराज क्यों, आज पुरी में रथ यात्रा चल सर, रही है। आप देखिए जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा चल रही है, 2-3 दिन खबरें चलेंगी। और लोगों की यादें भी सर बहुत लिमिटेड हो गई सर। नहीं मतलब, सर मैं गलत आज को फिर रोकूंगा, रामायण को और महाभारत को आज भी लोग याद करते हैं। जो हम जब छोटे थे उस समय सड़कें रुक जाया करती थी, लेकिन किसी को रामायण देखनी होती है तो आज भी पूर्व वाली रामायण को जी करेक्ट कर दूं, जो रामानंद सागर और BR चोपड़ा ने जो काम किया सिर्फ उसी को सर कनेक्ट करते हैं। इसके बाद भी सर बहुत सारे धारावाहिक बने, बहुत सारे टेलीविजन पर सर। तो सर आप ही ने तो मुझसे बोला था कि ये जो महाकुंभ हुआ, इसने पूरे देश को एक किया, मुस्कान दी, तो उसको उसका भी एक कर सकते हैं सर जी। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है सर, क्योंकि वो ऐसा विषय रहा। अब आप देखिए एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, पुलिसिया नजरिए से आप देखिए, प्रशासनिक तौर पर अगर देखिए, बहुत सारे सर ट्रेनिंग IPS को वहाँ ड्यूटी लगाई गई कि तुम सीखो कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे होता है। बहुत सारे रिसर्चर आए, बहुत सारे मतलब आप बहुत सारे स्कॉलर्स वहाँ आए, उन्होंने आध्यात्म पे रिसर्च किया, उन्होंने मतलब लोगों पर रिसर्च किया। आप सोचिए कि आपको एक चेहरा आपको रिपीट नहीं हो सकता। आप उस पर्टिकुलर लगभग 18 किलोमीटर के एरिया के आसपास वो पूरा एरिया था, पापामऊ से लेकर के ये पूरा इधर नागवासुकी तक का जो पूरा क्षेत्र था, उसमें 18 किलोमीटर का लगभग एरिया रहा होगा।
उस आप एरिया में देखिए, आप पूरे दिन घूम आइए, 10 महीनों आप घूम आइए, कभी आपको कोई चेहरा रिपीट नहीं दिखेगा। अगर किसी संत महात्मा को आप छोड़ दीजिए तो कोई एक आम इंसान आपको रिपीट नहीं होगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ कितना कुछ सीखने को था सर। सर आपके इतने लंबे सफर में प्रयागराज से यहाँ तक 10 साल, गोरखपुर मतलब मेरा बिलोंग करता हूँ मैं संत कबीर कबीर की धरती से, गोरखपुर से, कबीर लेकिन की धरती से, वही मैं सौभाग्य कह रहा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हर शहर को घूमने का मौका मिला है। हूँ। आपका अपना सफर, कौन सा ऐसा व्यक्तित्व आपने देखा है जो मुश्किल मुश्किल हालातों में भी मुस्कुराता रहा हो? सर वैसे बहुत कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी आपको खड़गे जी की सुनाता हूँ। हालांकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, क्योंकि मैं स्पेशल सीरीज करता हूँ, तो मैं जब रिसर्च कर रहा था मैंने बड़े लोगों की कहानियां बनाई। मतलब व्यक्तिगत जीवन में मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके जीवन में बड़ी कठिनाइयां हैं, लेकिन खड़गे वो व्यक्ति रहे। 1942 में उनका जन्म हुआ, और आप जानिए कि 47 में जब देश आज़ाद हो रहा था, उसके पहले तमाम देश में दंगों की स्थिति थी। खड़गे के घर को आग से जिंदा जला दिया गया, मतलब आग को जला दिया गया। उनकी माता जी भी उसमें जल गई। पिता ने खड़गे को उठाया और किसी तरह वो बच के भागने में कामयाब रहे, और लगभग 5 साल उन्होंने अगला जीवन जंगलों में व्यतीत किया। और उसके बाद उन्होंने एक चीज अपनाया सर, शिक्षा। ये इसलिए मैं संदेश देना चाहता था कि शिक्षा क्या कुछ नहीं कर सकती है। वो शिक्षित होते हैं, वकालत करते हैं, और बाद में जिस मिल में उनके पिताजी काम करते हैं, तो आप सोचिए कि सैकड़ों लोग काम करते हैं, वो इकलौता पढ़ा लिखा व्यक्ति, सबके पत्र पढ़ना, किसी को कोई समस्या उसका समाधान करना, सबके लिए कानूनी लड़ाई लड़ना, और फिर राजनीति में भी आकर के देश की सबसे पुरानी पार्टी के मतलब शिखर तक पहुंचना, ये उपलब्धि है। क्योंकि ऐसी जो मुश्किल घड़ी वो शायद ही किसी और के जीवन में आई होगी। इसीलिए इकलौते ऐसे व्यक्ति मुझे लगा, है तो बहुत से लोग सर, पर वो उनकी खासियत एक अलग है सर, ये अलग लगी। सर एक और मैं क्वेश्चन, आप क्योंकि आप उस धरती से आते हैं, और बिहार मेरे लिए दिल के मेरे बहुत नजदीक है। गया रहा हूँ, हमारे यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति रहे हो, आर्यभट्ट साहब रहे हो, विवेकानंद जी रहे हो। क्या आपको लगता है कि भारतीय राजनीति में इस समय चिंतन का विषय है? कहीं ना कहीं युवाओं को मुस्कान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम लड़ नहीं सकते किसी से, लेकिन मुस्कुरा के हम बोल सकते हैं कि हम हर उस चीज पे क्यों राजनीति शुरू हो जाती है जो चीज देश हित में है या देश हित में नहीं है। हम इन पुराने लोगों को, जिन्होंने हमको अमूल्य चीजें दी, आप क्योंकि उस धरती से आते हैं, ये क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो आपको अगर मैं एक नया सोच जो मेरे दिमाग में आ रही है, नई सोच नई पहचान, इसमें हम केवल उन लोगों से जुड़े हैं जो इन लोगों के बारे में जानते हैं, जो हमारे पुराने लोग रहे हैं, जिनसे आज भारत कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है। क्या बोलते हैं? अब देखिए, 2 चीज बताता हूँ। जब से आपने कहा कि ऐसा हो क्यों रहा है, चीजें बदली क्यों है, तो उसका 2 आसान शब्दों में जवाब है। पहला अज्ञान, दूसरा स्वार्थ। क्योंकि हमारा कई बार अज्ञान होता है, जैसे अब कोई कह दे कि अब जैसे दंगे भड़कते हैं, एक दूसरे पर कई बार होता है जानलेवा हमले करते हैं, क्यों होता है? वो स्वार्थ की वजह से। ऐसा नहीं उनको ज्ञान नहीं, उस समय ज्ञान है, अगर कोई खुद मरना है तो नहीं मरेंगे, लेकिन कैसे हो जाता है कि आप दूसरों को मारने काटने के लिए दौड़ जाते हैं। और अज्ञान जब आया तो अज्ञान ने क्या किया, स्वार्थ का ऐसी चादर चढ़ा दी कि इंसान की जो आंखें हैं, जो बुद्धि है, जो विवेक है, बुद्धि कई लोगों को होती है सर, विवेक होना बहुत जरूरी है लोगों में सर। लोग विवेक का इस्तेमाल अब कम कर रहे हैं, बुद्धि का ज्यादा कर रहे हैं, और उसको प्रॉफिट के नजरिए से ज्यादा देख रहे हैं। एक समय जिस धरती की आप बात कर रहे हैं, उस धरती ने हिंदी साहित्य से लेकर के और पुरातन समय तुलसी से लेकर के कबीर तक, कबीर से लेकर जयशंकर प्रसाद से लेकर के रामधारी सिंह दिनकर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक। और आपको एक और बड़ी मजेदार आपको जानकारी दे दूं, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, दिल्ली में प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर है। दिल्ली और अहमदाबाद का अक्षरधाम मंदिर पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है जो स्वामी नारायण जी के नाम पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है, जहां उनकी पूजा होती है, वो अवध में जन्मे थे। अयोध्या से मुश्किल से 30-35 किलोमीटर दूर एक जगह है छपिया, स्वामी नारायण छपिया नाम से वो जगह जानी जाती है। अवध से निकल करके उन्होंने दुनिया में प्रचार किया। परमहंस योगानंद का जन्म गोरखपुर में हुआ, और पूरी दुनिया में सबसे पहले योग पहुंचाने वाले वही रहे। पश्चिमी देशों को उन्होंने सबसे पहले बता दिया कि योग कुछ होता है। लेकिन कई बार दुर्भाग्य ये होता है कि हम ऐसे लोगों के बारे में ना सोच करके हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में विचार करना शुरू कर देते हैं जो समाज के लिए नुकसानदेह। आप हमारी टीम लगातार मुस्कुराता भारत पर काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर सुझाव कुछ नहीं है, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है, तारीफ है, खासकर सर उम्र के जिस पड़ाव में, और जो युवाओं वाला जोश आप में है, वो हम युवाओं में कई बार जो है नहीं मिल रहा।
सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सर कि अगर तीनों लोग इस शब्द को कह के आप हंस रहे हैं तो मेरा लगता है मिशन पूरा हो रहा है। अब इसमें इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, इसलिए कह रहा हूँ कि अब आप देखिए, मैंने शायद हमसे ऑफ द कैमरा हमारी आपकी चर्चा हो रही थी, तो मैंने एक चीज कहा था सर, जो निस्वार्थ लोग होते हैं ईश्वर उनकी स्वयं मदद करते हैं। बहुत अच्छा। स्वार्थ परक लोगों की ईश्वर कभी मदद नहीं करते, अगर करते भी हैं तो बहुत थोड़ी मदद करते हैं। अब उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण के साथ मैं खत्म करूंगा। उदाहरण ये है कि अब आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, ईश्वर चाहेगा आपको बहुत कुछ दे देगा, लेकिन अगर आप स्वार्थ कर रहे हैं कि हे भगवान मुझे सिर्फ 100 रुपए चाहिए, तो जो अखंड ब्रह्मांड का स्वामी है उसके लिए 100 रुपए कुछ नहीं, लेकिन उस 100 रुपए के लिए आपको 1000 की परीक्षा लेगा। लेकिन आप निस्वार्थ हैं, प्रभु हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आप मेरा मार्गदर्शन करिएगा, तो अखंड ब्रह्मांड का स्वामी है, चाहेंगे तो 1-2 ब्रह्मांड ही दे देंगे। बहुत अच्छा सर, आपने समय दिया, धन्यवाद। बहुत Thank you. बहुत धन्यवाद।